चोट पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। नमस्कार और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। पॉर्न फिल्म बनाने के आरोपी कुंद्रा कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी ट्रैक्टर से संसद पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। हिमाचल के किन्नौर में पहाड़ खिसकने से चट्टानों की भयानक बरसात हुई, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। पंजाब में सुलह कराने के बाद कांग्रेस आला कमान राजस्थान में सुलह का फॉर्मूला तैयार कर रहा है और लग रहा है कि पायलट गहलोत पर भारी पड़ रहे हैं। अश्लील फिल्मों के कारोबार के आरोप में गिरफ्तार राज कुंद्रा से जुड़े कई राज बेनकाब हो रहे हैं। पूछताछ से मिल रही जानकारियों के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के जॉइंट अकाउंट की भी जांच शुरू कर दी है। राज कुंद्रा की तिजोरी से कुछ ऐसे कागजात मिले हैं जिनमें सिग्नेचर अथॉरिटी शिल्पा शेट्टी थी और इस मामले में पुलिस शिल्पा शेट्टी से दोबारा पूछताछ कर सकती है। और इसके अलावा पुलिस को राज कुंद्रा की सीक्रेट अलमारी से जो 51 वीडियो मिले हैं उसकी जांच भी शुरू हो चुकी है। शिकंजा कसा तो शानो शौकत की जिंदगी जीने वाले राज कुंद्रा जांच एजेंसी की मामूली गाड़ी में चप्पल में ही पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल के दफ्तर जाते नजर आए। गिरफ्तारी के बाद से ही राज कुंद्रा से लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस इस मामले में राज कुंद्रा के साथ ही उनकी पत्नी और मशहूर फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की भूमिका भी जांच रही है। अब तक पुलिस एक बार शिल्पा शेट्टी से पूछताछ भी कर चुकी है। मुंबई क्राइम ब्रांच की नजर अब राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के ज्वाइंट बैंक अकाउंट पर है। राज कुंद्रा के बैंक खातों की जांच क्राइम ब्रांच के 4 अधिकारियों की टीम कर रही है। बताया गया कि इस अकाउंट में विदेशों से कई बार पैसे ट्रांसफर किए गए। आरोप है कि इस अकाउंट में अफ्रीका और लंदन से कई बार पैसे भेजे गए। खबर है कि क्राइम ब्रांच इस अकाउंट को खंगाल रही है और इसमें फॉरेंसिक टीम की भी मदद ले रही है। आरोप है कि विदेशों से अलग अलग रूट के जरिए जो पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर किए गए उसकी जानकारी आयकर विभाग से छिपाई गई। बताया गया कि राज कुंद्रा के कर्मचारियों ने पूछताछ में पॉर्न रैकेट के जरिए करोड़ों रुपयों की कमाई का दावा किया था, जो पहले लंदन भेजी जाती थी और फिर वहां से दूसरे रूट्स के जरिए राज कुंद्रा तक पहुंचती थी। पूछताछ में मिल रही जानकारियों के बाद मुंबई पुलिस की जांच की रफ्तार बेहद तेज हो गई है। एक दिन पहले राज कुंद्रा के वियान और जेएल स्ट्रीम के दफ्तर में जांच टीम ने छापेमारी की थी। बताया गया कि छापेमारी में ऑफिस की दीवार में एक तिजोरी मिली। तिजोरी में एक बॉक्स में 51 वीडियो मिले हैं। इसके अलावा तिजोरी में बहुत सारी फाइलें मिली जिनमें क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली। अब तक की जांच में ये सामने आया कि जिस वक्त कोरोना के मामले बढ़ रहे थे उस दौरान राज कुंद्रा की कमाई क्रिप्टो करेंसी में हुई। जांच में ये भी पता चला कि देश के एक बड़े नेशनल बैंक में शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा का ज्वाइंट अकाउंट है। क्राइम ब्रांच की टीम इन सब की जांच में जुटी है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में तफ्तीश तेज की तो राज कुंद्रा के साथ काम करने वाले 4 लोगों ने सरकारी गवाह बनने का फैसला कर लिया। इसी मामले में जमानत पर बाहर एक आरोपी तनवीर हाशमी को मुंबई पुलिस ने एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया। एक दिन पहले गहना वशिष्ठ सहित 4 और आरोपियों से मुंबई पुलिस फिर से पूछताछ कर चुकी है। तनवीर ने दावा किया कि वो सीधे तौर पर राज कुंद्रा से जुड़ा नहीं है। बताया गया कि उसने ये भी दावा किया कि वो जो फिल्में बनाते थे उसमें न्यूड कंटेंट होते थे, यानी उन्हें सॉफ्ट एडल्ट फिल्म कहा जा सकता है, लेकिन अश्लील नहीं। नॉर्मल क्वेश्चंस किए। आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि क्या क्या क्वेश्चंस हुए हैं और मुझे पता था उसका आंसर क्या है। तो ज़्यादा वैसे कुछ हुआ नहीं, बट मैंने सारे आंसर्स दे दिया। उनको कहा गया था कि मुझे मैं उनसे कभी मुलाकात हुई है कि नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिला, मैंने बता दिया एंड दैट वाज इट। देखिए वैसे तो बहुत सारी चैनल्स या बहुत सारे OTTs बहुत कुछ दिखाते हैं, मगर सबको सवाल नहीं किया जाता। मुझे किया गया, मैंने अपना आंसर दिया। उनको आंसर ठीक नहीं लगा, मुझे जेल भेजा गया, बट मैं अगर मैंने कुछ नहीं किया था मैं बाहर आ गया हूँ और अब जो भी लड़ाई लड़ेंगे वो कोर्ट में ही लड़ेंगे। हालांकि क्राइम ब्रांच का दावा है कि तनवीर हाशमी राज कुंद्रा के लिए वीडियो बनाता था। आरोप है कि वीडियो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट गहना वशिष्ठ और उमेश कामत लेते थे और उसके बाद वीडियो बनाने का काम तनवीर को दिया जाता था। राज कुंद्रा से जुड़ा ये मामला अब धीरे धीरे उनसे जुड़े लोगों के लिए सिरदर्द साबित होने लगा है। राज कुंद्रा से जुड़े कई लोगों से पूछताछ करने के बाद अब शिल्पा शेट्टी तक जांच की आंच पहुंच चुकी है। यही नहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी ने भी अलग अलग जांच एजेंसियों से इसकी जांच करने की मांग की है, ताकि
मामले का पूरा सच सामने आ सके। राज कुंद्रा के अश्लील फिल्मों के कारोबार ने अब सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता आशीष शेलार ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने अश्लील फिल्मों से जुड़े माफिया पर कार्रवाई के साथ ही इस तरह की वेबसाइट ब्लॉक करने की भी मांग की है। पोर्नोग्राफी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी विशेष रूप से महाराष्ट्र में इसका क्राइम बढ़ रहा है। इतना गंभीर परिस्थिति के बाद जिस प्रकार से ऐप दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कोई उल्लू, कोई कुकू, कोई गुपचुप और बहुत सारे, ये ऐप क्रिएट करने वाली कंपनियां कौन सी है? अब समय आ गया, मेरी विनती है कि केंद्र के सरकार में गृह मंत्री जी से चिट्ठी लिखकर कि इसकी मल्टी मिनिस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन होने की आवश्यकता है, टास्क फोर्स बनाने की आवश्यकता है। आईटी, फाइनेंस, कॉमर्स एंड अफेयर्स एंड भी सीबीआई, ईडी, बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन उसमें होना आवश्यक है। जैसे जैसे राज कुंद्रा से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं, उनसे जुड़े लोगों पर भी जांच एजेंसी का शिकंजा कसता जा रहा है। इस बीच इसी मामले में आरोपी अभिनेत्री गहना वशिष्ठ की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि शुगर की मरीज गहना बीमार हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई, इसलिए मीडिया फिलहाल उन्हें अकेला छोड़ दे। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्मों के कारोबार से जुड़े होने का आरोप लगा है, लेकिन इस मामले की जांच में जो कुछ सामने आ रहा है वो भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। राज कुंद्रा के दफ्तर में मिले गुप्त तिजोरी में छिपाए गए वीडियो और दस्तावेज ने मुंबई पुलिस को भी चकरा दिया। इस मामले में अभी भी कई आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश मुंबई क्राइम ब्रांच को। जैसे जैसे आरोपी पुलिस के शिकंजे में आएंगे, इस मामले की तह तक पहुंचना आसान होता जाएगा। 21 जुलाई को न्यूज 18 इंडिया पर राज कुंद्रा पर लगे आरोपों के संबंध में एक स्टोरी चली। इस स्टोरी में भूलवश राज कुंद्रा के पूर्व पीए उमेश कामत की जगह मराठी अभिनेता उमेश कामत की तस्वीर लग गई। इस गलती के लिए हमें खेद है और हम उमेश कामत के क्षमा प्रार्थी हैं। ये मानवीय भूल है और इसके पीछे उमेश कामत की छवि को धूमिल करना या उनका नाम बदनाम करने की चेष्टा या प्रयास नहीं था। उमेश कामत एक सम्मानीय मराठी अभिनेता है और उनका राज कुंद्रा पर लगे आरोपों या उस स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। इस गलती के लिए न्यूज 18 इंडिया एक बार फिर खेद जताता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद पहुंचे। राहुल गांधी के साथ पंजाब कांग्रेस के कई नेता भी ट्रैक्टर पर सवार दिखाई दिए। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर पर बैठकर प्रदर्शन का प्लान बनाया। मॉनसून सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि वो किसानों का संदेश लेकर संसद आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आवाज को दबा रही है और उनके मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं होने दे रही। 3 नए कृषि सुधार कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ये काले कानून हैं और सरकार को इन्हें वापस लेना ही होगा। इसी तरह की तख्ती उनके ट्रैक्टर पर भी लगी हुई थी। ट्रैक्टर के आगे बांधे गए काले रंग के बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि किसान विरोधी तीनों काले कृषि कानून वापस लो, वापस लो। राहुल गांधी के साथ कई कांग्रेस नेता, खासकर पंजाब के कांग्रेस नेता ट्रैक्टर पर सवार रहे। ट्रैक्टर पर सवार नेताओं के हाथों में भी तख्तियां नजर आईं। राहुल गांधी के काफिले में चलने वाली गाड़ियां ट्रैक्टर के पीछे पीछे चलती रही और राहुल गांधी कभी धीमी तो कभी तेज रफ्तार में ट्रैक्टर चलाते रहे और मीडिया कर्मी भी काफिले के साथ दौड़ते रहे। सवार हैं, ट्रैक्टर को चला रहे हैं और चलाते हुए संसद भवन की तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी संसद में कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग उठा रही है और इसी मांग के लिए राहुल गांधी ने प्रदर्शन का ये तरीका अपनाया। राहुल गांधी ये बात जानते थे कि पुलिस उनको ट्रैक्टर से संसद भवन तक नहीं जाने देगी, इसीलिए राहुल गांधी न तो अपने घर से निकले और न ही मां सोनिया गांधी के घर से। राहुल गांधी का काफिला सीधे आकर के मोतीलाल नेहरू मार्ग पर केटीएस तुलसी के इस घर में रुकता है, जहां पर पहले से ही ट्रैक्टर तैयार था और राहुल गांधी उस पर सवार हो जाते हैं। उनके साथ पार्टी के कुछ नेता भी ट्रैक्टर पर बैठ जाते हैं। पुलिस जब तक कुछ समझ पाती तब तक पुलिस को चकमा देते हुए राहुल गांधी संसद के पिछले गेट पर पहुंच जाते हैं। हालांकि राहुल गांधी का ट्रैक्टर संसद के अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन उनके साथ चल रही गाड़ियां जिन पर पार्लियामेंट सिक्योरिटी का पास था, उनको संसद भवन के अंदर जाने दिया गया। राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो किसानों का संदेश संसद तक लेकर आए हैं। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून है,
इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल गांधी ने हिंदी में लिखा एक ट्वीट भी किया, जिसमें लिखा कि अगर खेत बेचने पर मजबूर करोगे तो ट्रैक्टर संसद में चलेगा, सत्य की फसल उगाकर रहेंगे। पुलिस ने राहुल गांधी के काफिले और प्रदर्शन में शामिल कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया, जिन्हें मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया। राहुल गांधी जी ने किसान की आवाज को संसद से सड़क तक बुलंद करने के लिए आज किसान के ट्रैक्टर को संसद के पटल तक ले जाकर अहंकारी सरकार को झकझोरने का प्रयास किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि हे सोई हुई सरकार, हे उद्योगपतियों को बिकी सरकार, हे खेती को 3 उद्योगपतियों को बेच देने वाली सरकार, जागो, क्योंकि देश का अन्नदाता किसान और खेत मजदूर जाग गया है, वो ये सहेगा नहीं। राहुल गांधी ने भले ही ट्रैक्टर की सवारी करके किसानों का हिमायती होने का दावा किया, लेकिन सत्ता पक्ष के साथ साथ किसान संगठन भी राहुल के प्रदर्शन को नौटंकी करार दे रहे हैं। एक पासे तो किसानों का हमदर्दी होने का नाटक कर रहे हैं, दूसरे पासे पंजाब दे विच साडे किसानों के उपर परचे दर्ज कर रहे हैं। कल चमकौर साहब दे विच 40 किसानों के उपर परचा दर्ज किया, वो क्यों किया गया? राहुल गांधी अगर किसी खेत में ट्रैक्टर जाकर के चलाए तो लगेगा कि हाँ चलिए खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, वहाँ तो जाके चलाते नहीं। ये जो आंदोलन है किसानों का आंदोलन नहीं है, ये मात्र राकेश टिकैत का आंदोलन है, उनके समर्थकों का आंदोलन है, और उनको लगातार जो प्रोवोक करने का काम कर रहे हैं वो राहुल गांधी करने का काम कर रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र में राहुल गांधी के ट्रैक्टर दांव ने बहुत सुर्खियां बटोरी। दरअसल संसद सत्र के दौरान आसपास वाले इलाके में धारा 144 लागू रहती है और ऐसे में राहुल गांधी बिना पुलिस को जानकारी दिए इस तरह ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन के लिए पुलिस की इजाजत नहीं ली थी, साथ ही ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी। पुलिस ने राहुल गांधी के साथ काफिले में आए नेताओं को तो हिरासत में ले लिया, साथ ही वो ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया जिसमें राहुल संसद तक पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी लगातार कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। संसद में भी कांग्रेस सांसद जमकर हंगामा कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड से एक भयानक हादसा हो गया। लैंडस्लाइड से खिसके बड़े बड़े पत्थरों की चपेट में कई वाहन आ गए, जिससे 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हुए हैं। किन्नौर जिले में बटसेरी के गुंसा के पास चट्टानें गिरी और इन चट्टानों की चपेट में चितकुल से सांगला की ओर आ रही एक गाड़ी भी आ गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी पर्यटकों से भरी थी। पर्यटक दिल्ली, चंडीगढ़ और जयपुर से हिमाचल प्रदेश घूमने आए थे। भूस्खलन होने के बास्पा नदी पर बना ये पुल टूटा और उसके बाद गांव का संपर्क भी कट गया। इस हादसे की तस्वीर जिसने भी देखी वो सहम गया। किन्नौर में पहाड़ की चोटी खिसकी तो गड़गड़ाहट के साथ पत्थर तेज गति से गिरने लगे। बड़े बड़े पत्थरों की बरसात शुरू होते ही मोबाइल से हादसे की तस्वीरें बना रहे लोग किसी को आगाह करने के लिए शोर मचाने लगे। वीडियो बना रहे गांव के लोगों ने सीटियां बजाकर भी लोगों को आगाह करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लैंडस्लाइड की वजह से बड़े बड़े पत्थर जानलेवा रफ्तार से हवा में उड़ने लगे। पहाड़ से नीचे आते पत्थरों के सामने जो आया तबाह हो गया। हादसे वाली जगह से सैकड़ों मीटर दूर खड़े शख्स ने इस घटना की तस्वीरें बनाई, लेकिन घटना स्थल से दूर होने के बाद भी उसे लगा कि पत्थर के टुकड़े टूटकर उस तक पहुंच सकते हैं, तो वो कमरे के अंदर चला गया। विशाल पत्थरों की बरसात जिसने देखी दहल गया। बड़े बड़े पत्थर नदी और घाटी में गिरने लगे। गांव के लोगों ने अलग अलग जगहों से इस हादसे की तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद की। पहाड़ से खिसके एक विशाल पत्थर की रफ्तार इतनी तेज थी कि पुल से टकराते ही लोहे का पुल धराशाही हो गया। धीमी रफ्तार पर एक बार फिर देखिए कि किस तरह एक एक विशाल पत्थर हवा में उछलता है। सैकड़ों मीटर तक हवा में रहने के बाद ये पुल पत्थर से टकराता है और पुल चरमराकर नदी में समा जाता है।
पत्थरों की बरसात रुकते ही गांव वालों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही गांव के लोग खुद ही रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। इस बीच गांव के लोगों ने पत्थरों से कुचली गाड़ियों के भीतर और मलबे के नीचे लोगों को तलाशने का काम शुरू कर दिया। बचाव दल के मौके पर पहुंचने के बाद भी गांव के लोग बचाव दल के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रहे। ये तस्वीरें हादसे के बाद की हैं, जिनमें गांव के लोग गाड़ियों और मलबों में लोगों की तलाश कर रहे हैं। चेक करो प्रधान जी, चेक करो। पत्थरों की बरसात रुकने के बाद पता लगा कि हादसे में 9 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 3 पर्यटक जख्मी हो गए हैं। घायलों को CHC सांगला रेफर किया गया है। राहत बचाव टीम मौके पर काम कर रही है, लेकिन रुक रुक कर छोटे मोटे पत्थर अभी भी पहाड़ से गिर रहे हैं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया और पीड़ित परिवारों के लिए संवेदनाएं प्रकट की हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए और जख्मी लोगों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी पीड़ितों के लिए राहत का ऐलान किया। घायलों को वहाँ से तुरंत वहाँ से शिफ्ट किया गया है और हमने ये भी तैयारी रखी है कि अगर जरूरत पड़ेगी उनको एयरलिफ्ट करने की, अगर जरूरत पड़ेगी ट्रीटमेंट के लिए, बेटर ट्रीटमेंट के लिए, उसके लिए प्राप्त करेंगे। हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो मृतक हैं उनके लिए 4-4 लाख रुपए देने की हमने घोषणा की है और जो घायल हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल जो मदद हो सकती है वो भी हम करेंगे। इस हादसे का शिकार हुए लोग हिमाचल प्रदेश घूमने आए थे। इस हादसे का शिकार जयपुर की रहने वाली आयुर्वेद की डॉक्टर दीपा शर्मा भी हो गईं। हादसे से कुछ घंटे पहले ही दीपा ने ट्विटर पर ये फोटो पोस्ट की थी और लिखा था, वो भारत के उस छोर पर खड़ी हैं जहां तक नागरिकों को जाने की इजाजत है। इस स्थान से आगे करीब 80 किलोमीटर दूर तिब्बत का बॉर्डर है, जिस पर चीन ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। ये ट्वीट दीपा का आखिरी ट्वीट साबित हुआ। जयपुर में उनके घर शोक छाया हुआ है। दुख तो काफ़ी है, एक्चुअली क्या दुख से ज़्यादा हमें तो इस बात का शौक है, जो लड़की कल परसों तक हमारे आंखों के आगे पीछे भगती रहती थी, खेलती फुदकती रहती थी, आज वो हमारे आगे नहीं है। इस बात का हमें बहुत ज़्यादा दुख है। मोहल्ले में बहुत ही सुन सन्नाटा हो चुका है। महीनों से घरों में कैद सैलानी सैर सपाटे के लिए हिमाचल गए थे, लेकिन रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे हादसा हो गया। सांगला चितकुल रोड पर अचानक पहाड़ पर से पत्थर गिरने लगे और नीचे आते आते इतने भयावह रूप ले लिया और देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया। वहीं हिमाचल में राष्ट्रीय राजमार्ग 505 पर बादल फट गया। इससे काजा नाले में बाढ़ आ गई। बाढ़ के पानी में सड़क बह गई, जिससे 50 से ज्यादा वाहन फंस गए। फिलहाल BRO की टीम ने सड़क बहाली का काम शुरू कर दिया है। भारी बारिश के कारण प्रशासन ने पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। लोगों को नदी नालों से दूर रहने को भी कहा गया। महाराष्ट्र में भीषण बाढ़ से हालात और बुरे हो रहे हैं। मूसलाधार बारिश ने कोंकण सहित पश्चिम महाराष्ट्र के 9 जिलों को बुरी तरह से भिगोकर रख दिया है। बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिससे 2 दिनों से भारी बरसात और बाढ़ की वजह से अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 99 लोग अभी लापता हैं। सबसे ज्यादा दर्दनाक है, महाराष्ट्र में बाढ़ ने 3000 से ज्यादा जानवरों की भी जान ले ली है। NDRF और SDRF के साथ साथ नौसेना की टीमें भी बचाव के काम में लगी हुई हैं और अब तक 1,35,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है। महाराष्ट्र में बारिश आफत बनकर टूटी है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रायगढ़ जिले में 6 ऐसे इलाके हैं जहां जमीन खिसकने की घटना सामने आई, जबकि 2 जगह से अभी तक 44 शव बरामद किए जा चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली से सामने आई तस्वीरें बहुत भयानक हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ और बारिश का कहर नजर आया। कोल्हापुर में सड़कों पर सैलाब नजर आया। पानी भरने की वजह से कई इलाके पूरी तरह से कट गए। राहत और बचाव के काम में NDRF की टीमों को जी जान झोंकना पड़ा, जबकि महाराष्ट्र के सांगली का हाल तो और भी ज्यादा बुरा नजर आया। यहाँ जिधर भी नजर गई बस पानी ही पानी दिखाई दिया। पूरा का पूरा शहर एक टापू की तरह नजर आया। बाढ़ से बेहाल महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां बीते दिनों एक होटल की छत पर फंसे कुत्ते को NDRF की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। NDRF की टीम उस इलाके में राहत और बचाव के लिए पहुंची हुई थी।
और इसी बीच होटल की छत पर मौजूद कुत्ता उन्हें देखकर इधर उधर भागने लगा। एनडीआरएफ की टीम ने उसे सुरक्षित निकाल लिया। कोल्हापुर में राहत और बचाव कार्य के बीच एक अजीब सी दुश्वारी भी सामने आई जब एक कोरोना मरीज की हालत खराब हो गई। एनडीआरएफ की टीम ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मरीज को सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाया। जिस गांव से हम आए उसका नाम वडांगे है, वहां से एक कोविड पेशेंट जो अभी जिसका ब्लड ऑक्सीजन डाउन हो गया है, तो इसको इमरजेंसी इवैक्यूएट करना है, इसलिए हम उसको अपने शिवाजी ब्रिज की तरफ ले जा रहे हैं, जहां से उसको बाय रोड एम्बुलेंस के थ्रू पहुंचाया जाएगा। मैंने जैसे बताया आपका ब्लड ऑक्सीजन बहुत डाउन हो चुका है, 55 to 60% था, और बोल रहे हैं कि तुरंत डाउन हो रहा है, इसलिए उसको तुरंत इवैक्यूएट किया गया। बाढ़ से बेहाल महाराष्ट्र के कोल्हापुर में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें अपनी नाव से गांव में फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटी हैं। जहां तक नजर जाती है केवल पानी ही पानी दिखाई पड़ता है, हर तरफ पानी का कब्जा है। बताया गया कि इसी तरह से सैकड़ों लोगों को बचाकर बाहर निकाला गया है। महाराष्ट्र के सांगली में भारी बारिश के बाद वहां बाढ़ जैसे हालात नजर आए। पूरा का पूरा शहर टापू बना नजर आया। सड़कें, मकान सब के सब पानी में डूबे नजर आए। कई फीट तक पानी भरने से वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। जिसके बाद पानी के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव का काम भी तेज कर दिया गया। एनडीआरएफ की कई टीमें इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी नजर आईं। सांगली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां कृष्णा नदी के पानी के बहाव के साथ एक मगरमच्छ रिहायशी इलाके में आ गया। हालांकि जब वहां लोगों की भीड़ बढ़ी तो मगरमच्छ वापस पानी में चला गया। सांगली में एक इलाके में 10 फीट तक पानी भर गया और हालत ये है कि पहली मंजिल तक इमारतों में पानी पहुंच रहा है। लगातार बरसात से पूरी तरह सराबोर हो चुके महाराष्ट्र में रायगढ़ के महाड़ में कुदरत की तबाही की सबसे खौफनाक तस्वीर देखने को मिली। रायगढ़ जिले के तलई गांव में शुक्रवार को भूस्खलन से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 दर्जन लोग लापता बताए जा रहे हैं। बारिश और भूस्खलन के चलते लोगों के घर भी उजड़ गए। वहां जमीन खिसकने से मलबे में दबे 63 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, जिसमें 52 शव सिर्फ तलई गांव से निकले हैं, जबकि 100 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं एनडीआरएफ की टीमें लापता लोगों की तलाश में जुटी। कुदरत की मार से तलई गांव के 25 से 30 मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए थे। राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कहर के बाद मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के लिए अलर्ट जारी किए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों का दौरा करके हालात का जायजा लिया। लगातार बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कई शहरों में जल भराव हो गया है। मौसम विभाग ने भी कोंकण तट पर अगले 3 दिनों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। साफ है कि महाराष्ट्र में आई इस बरसात की तबाही का संकट फिलहाल टलता नहीं दिख रहा। और बंगाल चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली दौरे के लिए निकल पड़ी हैं। ममता 26 से 30 जुलाई तक दिल्ली दौरे पर आ रही हैं। यूं तो कल ममता बनर्जी इस दौरान पीएम मोदी से भी मुलाकात करने वाली हैं, लेकिन इसी दौरे पर ममता ने विपक्षी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी बैठक भी रखी है। इस बैठक को लेकर अब एक बार फिर से ये कयासबाजी शुरू हो गई है कि क्या ममता 2024 के लिए एंटी बीजेपी फ्रंट बनाने की तैयारी में जुट गई हैं। 21 जुलाई को शहीद दिवस के मंच से ममता बनर्जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। दिल्ली में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति से भी भेंट करेंगी और साथ ही विरोधी दलों को एकजुट करने के लिए विरोधी दलों के नेताओं से भी भेंट करेंगी। खबर ये भी है कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में जाकर ममता सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं से भी मिलेंगी। माना जा रहा है कि ममता 2024 की तैयारियों में लग गई हैं और वो खुद को एंटी बीजेपी फ्रंट में पीएम चेहरे के तौर पर पेश करना चाहती हैं। इसी के तहत ममता का ये दौरा अहम है। त्याग का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई और सिखों का नाम है बलिदान। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके लिए आगे बढ़ाने के लिए आगे বাড়বার জন্য ভূত কর্মীরা যেমন আমাদের ইলেকশনে কাজ করেছেন, ছেড়ে দিলে চলবে না। খেলা হবে, খেলা একটা হয়েছে, 5ই মের রেজাল্ট আপনারা পেয়েছেন, খেলা আবার হবে।
যতদিন বিজেপিকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত আমরা না করতে পারি ততদিন রাজ্যে রাজ্যে খেলা হবে, এমনি বুথে খেলা হবে, সমস্ত জায়গায় খেলা হবে। ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को बैठक के दौरान एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम से कहा था कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों के नेताओं को सामूहिक रणनीति बनानी चाहिए। अब अपने दिल्ली दौरे के दौरान ममता बनर्जी विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ मुलाकात करेंगी और इस बैठक के लिए उन्हें न्योता भी भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि 28 जुलाई को दिल्ली के बंगाल भवन में दोपहर 3 बजे बैठक होगी। हालांकि उससे पहले ममता बनर्जी कल यानी 27 जुलाई की शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगी। इससे पहले 21 जुलाई की वर्चुअल बैठक में पवार और चिदम्बरम के अलावा एनसीपी की सुप्रिया सुले, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव और जया बच्चन, डीएमके से तिरुचि शिवा, टीआरएस से के केशव राव, आरजेडी से मनोज झा, शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी और शिरोमणि अकाली दल से बलविंदर सिंह शामिल हुए थे। ये संभव है कि बंगाल भवन में होने वाली बैठक में ये सभी पार्टियां शामिल हों। उधर बीजेपी नेता ममता की 2024 की तैयारी पर चुटकी ले रहे हैं। बीजेपी नेता तथागत रॉय ने कहा कि बंगाल में सिर्फ देश के 8% लोग ही रहते हैं और ममता उनके भरोसे पीएम बनने का ख्वाब देख रही हैं। ममता बनर्जी एक छोटी सी राज्य का जो पश्चिम बंगाल, जहां देश के 8% लोग रहते हैं, उस 8% लोगों के जो एक अंश का मतलब 48% 48% उनके प्रतिनिधि है। उनका क्या हक है कि सारा देश के प्रतिनिधित्व करेंगे, सारा देश के पीएम बनेंगे? ये इसको हम बांग्ला में कहते हैं कि किसी नाटा आदमी चांद छूने का प्रयास करता है, ये ऐसा ही है। वहीं दिलीप घोष ने ये कहा कि ममता दिल्ली में धन की भीख मांगने के लिए प्रधानमंत्री के पैर पकड़ने जा रही हैं। मोदी जी কাছে হাত জোড় করতে যাচ্ছেন যে দেখুন আমাকে একটু, আমি তার পারছি না, সাহায্য করুন, এই হাতে পায়ে ধরার চেষ্টা করছেন। बंगाल में बीजेपी को हराने के बाद ममता के हौसले आसमान पर हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल में खेला होवे का नारा दिया था, खेला हुआ भी, यानी जीत की दावेदार मानी जा रही बीजेपी 100 सीट भी नहीं जीत पाई और इससे विपक्ष के बीच ममता बनर्जी की मोदी के सामने अपराजित वाली छवि बनी, जिसके बाद ममता बनर्जी के दूत के तौर पर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुंबई में शरद पवार से मुलाकात की और इस मुलाकात पर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता को एंटी बीजेपी फ्रंट का चेहरा बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद 21 जुलाई को ममता ने विपक्ष को एकजुट कर शक्ति प्रदर्शन किया था। अब ममता बनर्जी दिल्ली में विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश कर रही है।